सर्च हिस्ट्री अगर डिलीट की जाए तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लास्ट मंथ मैंने एक केस किया था इससे रिलेटेड। लड़की के पापा को कैसे मारा जाए, लड़की खुद प्लान कर रही है। 16 साल की लड़की। हाउ टू किल अ पर्सन विद नाइफ। कितना टाइम लगता है किसी को अगर पिल्लो से मारा जाए, कितना देर तक मारा जाए। हाउ टू रन अवे। अपने पिता को हाँ, कैसे मारा जाए। 54 या 55 इयर्स के कोई थे, उनकी फैमिली में ही बच्चे के साथ इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया और इन्होंने वीडियो भी बनाई बच्चे के साथ। उसमें हमें एविडेंसेस मिले। हमें उस बच्ची के अलावा भी बहुत सारा ऐसा बच्चों के साथ का ऑब्सीन कंटेंट मिला। उनकी छोटी बच्चियों के साथ ही फोटोग्राफ्स थी उस फोन के अंदर। ऑब्सीन पूरा डिस्ट्रॉयड फोन मोड़ के उसको फ्लश आउट करने की कोशिश की, फिर भी डेटा निकला। 2 फैमिलीज नेबर्स के बीच में हाथापाई हुई है और एक की डेथ हो गई। जब हमने उसको प्रोसेस करवाया सीसीटीवी फुटेज को, हमें वीडियो मिली ही नहीं। जब हमें वीडियोस नहीं मिलती हैं प्रॉपर तो ना सीसीटीवी के केसेस में फ्रेम्स बनते हैं। हमें मिले उस केस में 15 लाख फ्रेम्स। ये डेटा की बात करें तो आज आपके पास इतनी एक्सेस है डेटा को लेकर, आम जनता की डेटा कितनी सेफ है? बिकॉज एवरीथिंग इज देन it's a honest question. There is a saying कि privacy is a myth actually. हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इंफॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब मुझे एक बताइए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक मर्डर हुआ है, पुलिस को फोन गया है, पुलिस वहां पहुंची क्राइम सीन पर, वहां से एक इन्वेस्टिगेशन कैसे लीड होती है, आप मुझे पूरा बताइए एक बार। जी एक्चुअली तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो हमें कॉल करेंगे, एफएसएल टीम को कॉल करेंगे कि क्राइम सीन टीम की जरूरत है क्राइम सीन पे और यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल पहुंचे अपनी। तो हम एफएसएल जो टीम होती है, टीम के साथ हमारे पास एक मोबाइल व्हीकल होता है जिसके अंदर मूविंग, उसको आप समझिए मूविंग एफएसएल है वो, ऑन व्हील्स, एफएसएल ऑन व्हील्स। उसके अंदर हमारी टेस्टिंग किट्स होती हैं, तो वो एक्सपर्ट्स के साथ हम जाती है वो वैन, और वो पहुंचते हैं वहां पे। सिक्योरिंग का काम आईओ कर देता है वो ऑलरेडी, कि भाई जो बाहर अननेसेसरी एक्सेस है वो किसी को ना मिल पाए क्राइम सीन पे। तो वहां पर आईओ गया और एफएसएल की टीम पहुंची। सबसे पहले हम एंट्री एग्जिट पॉइंट चेक करेंगे, एफएसएल जो टीम जाएगी कि कहीं फोर्सफुल एंट्री एग्जिट तो नहीं है, या कुछ इनिशियल स्टेज पे ही हमें कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिल रहा। और अगर एंट्रेंस क्लियर है तो वहां से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि कहाँ पर पोटेंशियल एविडेंस है, सिर्फ एनालाइज, सिर्फ स्टार्टिंग में। अब ऑब्वियसली किट पहन के कि हमारे ही फुटप्रिंट्स वहां पे ना आ जाए, ठीक है। सिर्फ चेक होगा जो भी फर्स्ट हमारे एफएसएल से ऑफिसर्स जा रहे हैं। फिर वो डिसाइड करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे प्रोसीड की जाएगी। देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो कि वही डिसाइड करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। कुछ टच नहीं करना है, सिर्फ अभी देखा जा रहा है कि क्राइम सीन पे हुआ क्या है। मर्डर, जैसे कि आपने बोला मर्डर है, तो वो बॉडी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आईओ का काम क्या होता है, अगर मर्डर जो है जिसके साथ भी हुआ है उस बॉडी को पहले चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वो अभी भी है या नहीं है, मतलब जिंदा, तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी की बातें बाद में होंगी कि एविडेंस सर्च होगा या कुछ भी, क्योंकि जस्ट इन केस ऐसा होता है कि विक्टिम जो है डिसीज नहीं हुआ है, अभी विक्टिम ही है और वो उसकी सांसें चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर उसको मेडिकल एड की जरूरत है, सबसे पहले उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जरूरी नहीं है मर्डर होके वो मर ही गया है और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो मर गया है तो हमें कुछ नहीं करना है। उसको पहले चेक किया जाएगा बॉडी को, कि अगर कुछ चांसेस हैं तो उसको पहले हॉस्पिटल भेजा जाए। फिर एक बार एक्सपर्ट ने देखा कि क्या है क्राइम सीन, एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग सर्च कैसे करनी है। कुछ भी टच करने से पहले क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। फोटोग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक साइंस में। पहले फोटोग्राफ्स ली जाती थी, अब तो वीडियोग्राफी भी होती है प्रॉपर। तो फोटोग्राफ्स में क्या होता है, हम हर एंगल के साथ लेते हैं फोटोग्राफ्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रैंडम फोटोग्राफी कर रहे हैं। 3 तरीके की फोटोग्राफी ली जाती है। एक क्लोजअप ली जाती है, जैसे कि बॉडी के रिस्पेक्ट में, अगर बॉडी कहीं पर है। मिड रेंज, जिसमें कि एविडेंस टू बॉडी, हमें एक सेंटर मानना पड़ता है कि जैसे कि हम कैलकुलेट कर पाए डिस्टेंस। और ओवरऑल
रूम के अकॉर्डिंग, अगर एक वॉल क्लोज स्पेस में मर्डर हुआ है तो उसका मेजर। अब ये जो फोटोग्राफ्स हैं किस चीज में रोल प्ले करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन में भी। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्राइम सीन का, कि आज मर्डर हुआ है, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी आज से 1 साल बाद, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट ट्रायल्स तो नहीं हो रहे हैं, हमें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाती है किसी भी टाइम पे, तो फोटोग्राफ्स और क्राइम सीन स्केच जो होता है वो भी प्रिपेयर किया जाता है, रफ स्केच एंड फाइनल स्केच। रफ स्केच क्या होता है कि वो एट अ टाइम रफली विद मेजरमेंट्स ओनली रफली प्रिपेयर किया जाता है क्राइम सीन पे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स एंड स्केच हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं क्राइम सीन पूरे एक्यूरेट मेजर्स के साथ। तो अब वो 2 चीजें हो गई, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी एंड स्केचेस हो गए। अभी एक्चुअल प्रोसेस, मतलब ये सब करने के बाद हमको क्राइम सीन में एंट्री करके एविडेंस कलेक्शन करना है। अब हर एविडेंस जो लग रहा है एक्सपर्ट को कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस रूम में कोई कप है, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी कप है, टेबल है, रिमोट है, तो इन सब में पोटेंशियल एविडेंस है फिंगरप्रिंट हो सकता है। कोई काउच है, उस पे हेयर एविडेंस हो सकते हैं, कोई फाइबर हो सकता है, तो फाइबर की हम क्लोजअप फोटोग्राफ्स ले लेंगे। बाकी जो कप है उसको उसका रिस्पेक्टिव मेजर विद बॉडी, कितना डिस्टेंस पे है वो कप, तो ये सब चीजों को हम फोटोग्राफ करने के बाद नंबर्स देते हैं कि हमें क्या क्या पोटेंशियल एविडेंस जो है कलेक्ट करने हैं क्राइम सीन से। तो अब हमने इसको नंबर्स दे दिए, नंबर्स देने के बाद इसका कलेक्शन होगा। अब कलेक्शन कैसे होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ब्लड है, ब्लड हम एविडेंस टाइप की वजह से अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं। अब जैसे ये कप है, कप जो है वो अलग तरीके से पैक होगा, ब्लड अलग तरीके से पैक होगा, हेयर फाइबर अलग तरीके से पैक होगा। हर एक एविडेंस का अपना एक कलेक्शन प्रोसीजर होता है, कि ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर इंस्टेंस एक डिजिटल एविडेंस मिला है तो वो मैं एक वुडन बॉक्स में पैक करके नहीं भेज सकती, मुझे उसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग अलग तरीके से करनी है। वैसे ही जैसे मैं ब्लड अगर कलेक्ट करूंगी तो मैं वो ग्लास वाइल्स में करती हूँ, जिससे कि वो डिकम्पोज ना हो जाए, जिससे कि जो मेरा एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। डीएनए नहीं एक्सट्रैक्ट होगा ना आफ्टर सम टाइम, अगर उस पर एक्सेस हीट लग गई है, या अगर फॉर इंस्टेंस हमें एक वेट पूल मिला है या वेट क्लोथ पे हमें अभी जो है वो ड्राई नहीं हुआ है, तो हम क्राइम सीन पे उसको ड्रायर से ड्राई नहीं करेंगे या उसको डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करके ड्राई नहीं करेंगे, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ड्राई होने देंगे। जब वो सूख जाएगा अपने आप नेचुरली, तब उसको हम कलेक्ट करेंगे। ये ड्राई स्टेन्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है, कट करके। अब अगर हमें पूल मिला है, ब्लड पूल की मैं बात कर रही हूँ, बॉडी के आसपास ब्लड पूल है, किसी ने उसको हिट किया है तो ब्लड पूल, तो वो जो ब्लड का कलेक्शन होगा वो वाइल्स में होगा, प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं, वाइल्स में, ग्लास वाइल्स में। तो ऐसे ही एविडेंस जो है वो अलग अलग तरीके से पैक किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स के, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही करेंगे। अब पैक करने के बाद उनको सील करके भेजा जाता है, सीज करके, ठीक है। जैसे कि डिजिटल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट क्या होता है, वो डायरेक्ट नहीं भेजे जाते हैं, जो भी उसका ओनर होगा उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट साइन होता है, या विटनेस भी उस पे साइन करेगा। जैसे कि अगर सिंगल बॉडी है और आसपास कुछ नहीं है तो उसके कोई तो रिलेटिव प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो जो फॉर्म होता है वो वहां पर फिल होगा। 63(4) उस फॉर्म को बोलते हैं कि उसकी चेन ऑफ कस्टडी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेन ऑफ कस्टडी, अपने आप में जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं। चेन ऑफ कस्टडी क्या करता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम क्राइम सीन टू क्राइम लैब। जैसे कि कौन था फर्स्ट रिस्पॉन्डर, किसने सबसे पहले एविडेंसेस को हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद उसको सीज किसने किया, कितने बजे किया और कैसे किया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेन ऑफ कस्टडी में होनी चाहिए, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। और ये सिर्फ वर्ड नहीं है, क्योंकि कितनी बार लॉयर्स जो होते हैं ना वो इस बेसिस पे, जो कि डिफेंस लॉयर्स होते हैं, वो हम गवर्नमेंट वाले जो प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं वो उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की थी, जस्ट इन केस कि ये चेन ऑफ कस्टडी इतना पावरफुल है कि अगर कोई ये बोल देगा ना कि इस टाइम पे मैं प्रेजेंट नहीं था बट साइन उसके है चेन ऑफ कस्टडी में, केस 0 हो जाएगा। इवन इफ वो हमें मिल गया है एविडेंस, ब्लड मिल गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गया है, अगर चेन ऑफ कस्टडी में वो लिखा हुआ है कि ये फलाना बंदा उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, तो आपका केस 0 है। तो चेन ऑफ कस्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्राइम सीन पे ही, जब तक एविडेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होके लैब जा रहे हैं ना,
लैब में जब तक रिसीव हो रहे हैं वो तब तक चल रहा है चेन ऑफ कस्टडी का फॉर्म। वो सबको बताना पड़ेगा कि हमने हैंडल किया है, हमने पैक किया है, इतने टाइम पे किया है, अब हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं इस नेक्स्ट पर्सन को, ऑथराइज्ड पर्सन को, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे और ये लैब लेके जाएंगे। लैब में कौन इसको रिसीव कर रहा है, कितने बजे कर रहा है, ये सब चेन ऑफ कस्टडी जो है मेंटेन होनी ही चाहिए एनी हाउ। तो ये क्राइम सीन पे हो गया, पैक हो गया, सीज हो गया, अब ट्रांसपोर्ट के लिए आगे फर्दर भेज दिया जाता है। पहले जो था वो डायरेक्ट क्या करते थे, आईओ सीज करके, नॉर्मल जो आपका रेड कलर की सील होती है, आपने देखा होगा कभी, मतलब जो बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल जो पेपर्स होते हैं उस पर लगते हैं, तो हमारे जो एविडेंसेस होते हैं वो वाइट पार्सल, पेपर बैग, वो एविडेंस के अकॉर्डिंग ही ऑब्वियसली, या क्लोथ पार्सल ऐसे पैक होकर सील लग के जाते थे। अभी सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, अभी बार कोड भी हर एविडेंस पे लगता है कि वो यूनिक है, जिससे कि पहले, अभी तो मैं जब से सर्विस में, मैंने नहीं सुना ऐसे केसेस, बट पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन में एविडेंस जो है चेंज हो जाते थे, बट जो एक बार क्राइम सीन पे एविडेंस पैक हो गया विद अ बार कोड, वो सीधा अब लैब में एक्सपर्ट ही ओपन कर रहा है चेक करने के बाद कि यही एविडेंस जो है वो क्राइम सीन पे पैक हुआ था या नहीं। ओके, तो ये तो अभी ये procedure लैब में रहता है। पहुंच गया, जी, फिर लैब में पहुंचने के बाद जैसे कि ब्लड सैंपल है वो बायो में चला गया, ड्राइड ड्राइड ब्लड सैंपल्स हैं वो सीरोलॉजी में चले गए, फिर इसके बाद मोबाइल फोन्स हैं या कंप्यूटर सीज किया है तो वो डिजिटल लैब में चले गए, साइबर लैब में चले गए। उसके बाद फिजिक्स में अगर हम बात करें तो कोई पेंट चिप या नेल जो होता है ना, नेल के जो चिप्स होते हैं, नेल पेंट रिमूवल, जो नेल पेंट्स के चिप्स होते हैं, वो भी अगर मिले हैं तो वो भी फिजिक्स डिवीजन में जाएंगे, ओके, कि वो भी हमारा एक बहुत पोटेंशियल एविडेंस है। तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस हम जो भी आईओ फॉरवर्ड करवाते हैं, एक्सपर्ट का काम तो वहां पर जाके सीज करना है कि भाई सिस्टमेटिकली वहां से हमें एविडेंस मिल जाए और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से सीज होके लैब पहुंच जाए, जिससे कि कॉन्टामिनेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए और निल हो, कि एटलीस्ट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ही एविडेंस पैक नहीं होगा ना सही से, तो वो कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास हो, कितनी भी अच्छी एडवांस टेक्निक्स हो लैब में, अगर वो पैकिंग में ही मतलब पैकिंग से पहले ही कॉन्टामिनेशन हो गया एविडेंस में, तो वो किसी काम का है नहीं। ओके, दैट्स इट। फिर वो लैब में आके एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। अब डिविजन्स में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास जो मेरी लैब है उसमें सबमिट हो जाते हैं केसेस, क्रिमिनल केसेस, तो मेरे पास सीसीटीवी कैमराज आ जाते हैं, मेरे पास डीवीआर एनवीआर के केसेस आ जाते हैं, मोबाइल फोन्स, तो क्योंकि मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं वो ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स के रिलेटेड ही आते हैं, और कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सो एंड सो फोर्थ, जो जितने मेन डिजिटल एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम ओपन करती है, मगर उससे पहले भी हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आईओज ने जब लिस्ट बनाई कि हम सैमसंग का एक फ़ोन लैब में भेज रहे हैं, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे कि मेरे पास सच में सैमसंग का फ़ोन ही आया है, या मुझे मेरी फाइल में डॉकेट होता है, प्रॉपर एक फाइल होती है, उसके अंदर सील भी भेजनी पड़ती है, सील का सैंपल आईओ भेजेगा कि मैं ये सील, ये वाले पर्टिकुलर, फॉर इंस्टेंस एनके की कोई सील है, ये सील का सैंपल है, ये आपको एविडेंस पे मिलेगा पैकेट पे, तो वो मुझे मैच करनी होती है, सीजिंग डेट मुझे मैच करनी होती है। तो ये सब पैकिंग मतलब जो हुई है एविडेंस की, वो खोलने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। प्लस जो मेरा अब एविडेंस ओपन होगा वो उसकी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी हो रही है कांस्टेंट, मतलब वो कैमरा के सामने ही हो रही है, कि लैब में भी आके कोई हिंड्रेंस नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि हमें पार्सल मिला है और इसमें इतनी सील्स थी, और जो डॉकेट में किसी पर्टिकुलर मॉडल का है वो वही फोन अंदर से निकला है जो हमें बताया गया था। गॉट जी। सो टेल मी वन थिंग, जो एडवांस हो गई टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले ज़माने में नहीं होता था, तो आप सिर्फ फिजिकल फोरेंसिक्स, जो फिंगरप्रिंट कलेक्शन हो गया, फुटप्रिंट कलेक्शन हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ही आपको फंक्शन करना होता है। तो टेल मी, हाउ मच डज डिजिटल एविडेंस एंड डिजिटल फोरेंसिक्स हेल्प इन सॉल्विंग द केस मोर प्रिसाइसली एंड मोर फास्टर, अपने डिपार्टमेंट के बारे में? ओके, सो वन थिंग, ऐसा नहीं है कि किसी भी एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू कम है। ओके, ठीक है, अगर हमें ब्लड मिल रहा है तो वो तो एक डीएनए प्रोफाइलिंग ही सेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो गई क्योंकि अभी मेरे पास मोबाइल है। दो आई अग्री के जब हमें डिजिटल एविडेंस कोई भी मिल रहा है,
वेट मोबाइल फोन मिल रहा है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रूफ मिल रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स तो कभी जा ही नहीं रहे हैं, करेक्ट। चैट हो गई, कॉल्स हो गए, ये सब हमें डायरेक्ट मिल रहा है। बट दूसरे जितने भी एविडेंस हैं उनकी एविडेंशरी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना हमारा डिजिटल। वो तो 100% वो तो जी। पहले से ही था, बट आई एम जस्ट सेइंग आज के टाइम जी, पे जी। विद डिजिटल जी वो ज्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से जी। एटलीस्ट इट माइट बी हेल्पिंग द केस गेट मोर स्ट्रॉन्गर इन फाइंडिंग द पर्सन। जी जी पहले सिर्फ वो होता था क्योंकि फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता, तो आपके पास कोई कांटेक्ट हिस्ट्री की कॉल हिस्ट्री या जीपीएस हिस्ट्री या कुछ नहीं है, तो ढूंढने में ज्यादा मुश्किल हो जाता था। जी अब ये थोड़ा एड करता है। जी अग्री। सो नॉर्मल कॉल लॉग्स जो होती है ना, वो तो पुलिस भी अपने एंड पे निकलवा लेती है। कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर बोलते हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है, वो पुलिस के पास इतनी पावर्स हैं कि वो खुद से निकलवा सकती है। बात आती है व्हाट्सएप कॉलिंग की, इंस्टाग्राम कॉलिंग की, क्योंकि ये जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने देखा होगा व्हाट्सएप Correct. का, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन दो लोगों के बीच में है। बट अब तो मेरे पास फोन है ना, तो मेरे पास तो पूरा डेटा है, एक्सेस मतलब मैं कर सकती हूँ। तो जब वो एक्सट्रैक्शन होने के बाद, फॉर इंस्टेंस कोई एक ऐसा केस आया है जिसके अंदर पॉक्सो एक्ट लगा है, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस है वो। ऐसा कोई केस आपने सॉल्व किया है? हाँ जी। अच्छा हाँ बताइए। जी, तो उसमें क्या था कि एक बहुत एजिड, ऑलमोस्ट 54 या 55 ईयर्स के कोई थे, लाइक जो वो बंदे थे वो 54 या 55 एज ग्रुप में थे, और उनके ऊपर था कि वो किसी बच्ची के साथ, मतलब उनकी फैमिली में ही बच्ची के साथ उन्होंने कुछ, हाँ जी, कुछ ऐसा किया जो कि नहीं था एक्सेप्टेबल। उसके फादर ने ही एफआईआर करवाई थी, उस बच्ची के फादर ने, कि हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे और इन्होंने जो है इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया या जो भी था, ऐसे एफआईआर करके, और इन्होंने वीडियो भी बनाई बच्चे के साथ। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली रिलेटिव्स होते हैं तो एक ट्रस्ट होता है कि ठीक है बच्चा कहीं खेल रहा है, तो उसने वीडियो भी शूट की। और एक्चुअली ऐसा ही था, जब उसका फोन एक्सेस किया उसके एक्सट्रैक्शन होने के बाद, उस बच्ची के साथ ही नहीं, क्योंकि हमें तो रेफरेंस के लिए फोटो भी दी जाती है कि इस बच्चे के साथ कोई फोटो, आपको फोटो वीडियो मिलती है इनकी, तो हमें बताया जाए। आईओ करते हैं वो, क्वेरी जो है वो आईओ ही हमें लिख के भेजते हैं कि हमें इस फोन से किस तरीके का डेटा चाहिए, कि हमें कंप्लीट व्हाट्सएप चैट चाहिए या हमें किसी पर्टिकुलर फीमेल विक्टिम या मेल विक्टिम के ऑब्सीन कंटेंट चाहिए, फोटो वीडियो। तो ये पूरा कंटेंट हमें क्वेरी जो है बेसिकली वो आईओज ही लिख कर देते हैं। तो उसमें क्या था, तो हमें बताना था कि उस बच्ची से रिलेटेड, बच्चे की फोटोग्राफ आई हुई थी, उससे रिलेटेड हमें कोई ऑब्सीन कंटेंट मिलता है जो कि इसने अपने फोन में शूट किया है या नहीं। ये हम बता सकते हैं कि भाई इसी फोन से ये वीडियो बनाई गई है और कितने बजे बनाई गई है, ये हम बताते हैं, इवन इफ आपने डिलीट भी कर दिया हो तब भी। ओके। तो उसमें हमें एविडेंसेस मिले, और एविडेंसेस उस बच्ची के साथ ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो शी इज अराउंड 7-8 ईयर्स, तो उसको उतना नॉलेज भी नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं उनके साथ। हमें उस बच्ची के अलावा भी बहुत सारा ऐसा बच्चों के साथ का ऑब्सीन कंटेंट मिला, उनका नहीं बट वो कंज्यूम ही ऐसा कंटेंट कर रहे थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड। और उन्होंने एक वो जो थे मैन, उनकी 2-3 लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ ही फोटोग्राफ्स थी उस फोन के अंदर, ऑब्सीन उन्होंने एडिट भी की हुई थी। तो ही इज इनटू दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ओनली, कि भाई वो एक्सेस भी कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, और वो एडिटिंग भी कर रहे हैं, और वो बच्चों के साथ ऐसा सब कर भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा डिजिटल एविडेंस है वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है कि ये एक्सेस कर रहे हैं ऐसी चीजें, और इन्होंने किया भी है। तो वो तो डायरेक्ट प्रूफ था कि जब हमें विक्टिम की फोटोग्राफ मिल गई और हमें वो कंटेंट भी मिल गया, और उसी फोन से बना हुआ है, क्योंकि एग्जिफ डेटा होता है फोन के अंदर। तो एग्जिफ क्या बता देता है, फोन का मॉडल, उसके ऑल्टीट्यूड, और जितने भी मेजरमेंट, मतलब फोन में ना कुछ कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर आप ही के फोन की होती हैं। ओके। तो वो हम पता लगा लेते हैं कि इस फोन से ही बना है या नहीं बना, इसी मॉडल से बना है और इस टाइम पे बना है, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, एक्सेस डेट, ये सब मैच करनी होती है, और फिर वो हम मतलब फाइनल ओपिनियन दे सकते हैं उस बात पे कि हाँ ये इसी फोन से बनाई गई है। और ये सारी सपोर्टिंग एविडेंसेस भी हैं, क्योंकि जो इंटरनेट पे भी कंज्यूम कर रहे हैं वो इसी के रिलेटेड है, सो केस स्ट्रांग हो जाता है। बट वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने बताया दूसरी बच्चियों के साथ उनका ऑब्सीन था, वहां पर हमारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमसे तो एक ही विक्टिम के बारे में पूछा गया है ना। करेक्ट। तो इसलिए हम वो बच्चियों की नहीं देंगे, हम जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्योंकि जनरल कंटेंट जो कंज्यूम कर रहा है इंसान, वो हम एज एन एविडेंस दे देते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी का भी इशू रहता है कि दूसरे बच्चों का क्या उसमें मतलब दोष था कि उनको, क्योंकि कोर्ट में वो सारी चीजें प्ले होती हैं
तो अगर छोटे बच्चों का जो है वो फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ्स दिखाई जाएंगी जो कि नॉर्मल बच्चे हैं घर के, तो इट्स नॉट राइट, कि एक प्राइवेसी इशू आ जाता है। तो हमसे जितना बोला गया है हम उतना ही देंगे। और ये जो कंटेंट था जो कि पोर्न साइट्स से उठाया गया था बच्चों के साथ वाला, वो प्लस इस पर्टिकुलर विक्टिम जो आईओ ने पूछा है वो हम दे सकते हैं। तो अब सर्च हिस्ट्री अगर डिलीट की जाए तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और इससे रिलेटेड एक लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने एक केस किया था इससे रिलेटेड। किसी ने अपने फादर इन लॉ का मर्डर प्लान किया और फादर इन लॉ वो अभी हुए भी नहीं थे और वो बहुत छोटे, जैसे क्योंकि विलेज एरिया में ना छोटे बच्चों की ही शादी अभी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब 2025 है 2026 है तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। दे आर ओनली 15 और 16 ईयर्स के बच्चे थे और वो शादी करने वाले थे, ठीक है, आपस में उनका आई डोंट नो वो लव मैरिज करने वाले थे या अरेंज करने वाले थे, क्योंकि उनकी चैट्स जो मिली वो शादी तो करने वाले थे, व्हाट्सएप पे उनकी प्लानिंग थी पूरी। तो अभी लड़की के पापा को कैसे मारा जाए, लड़की खुद प्लान कर रही है, 16 साल की लड़की, अपने पिता को, हाँ, कैसे मारा जाए। तो वेब हिस्ट्री में ये सर्च किया हुआ हाउ टू किल अ पर्सन विद नाइफ, हाउ टू किल अ पर्सन विदाउट नाइफ, और वो डिलीटेड थे, मतलब हमने रिकवर किए वो तो हमें हमारे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं हमें बता देते हैं कि ये इतने बजे डिलीट किया है या ये डिलीट किया हुआ है आर्टिफैक्ट जो है। तो जो वेब हिस्ट्री थी वो पूरी इन्हीं चीज़ों से भरी हुई थी, हाउ टू रन अवे, और कौन सी कंट्रीज जो है वो अनमैरिड कपल्स को रहने के लिए दे देती हैं जगह, या कौन सी कंट्रीज में 16 साल के बच्चे रह सकते हैं अनमैरिड, ये पूरी हिस्ट्री। और लास्ट में बहुत सारा लड़के ने भी, दोनों के फ़ोन आए हुए थे, तो लड़के ने भी यही कंटेंट सर्च किया हुआ कि कैसे मार सकते हैं या कितना टाइम लगता है किसी को अगर पिल्लो से मारा जाए, कितना देर तक मारा जाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सर्च की हुई थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पोटेंशियल एविडेंस था। तो आई एम श्योर अगर आपके पास आया है तो ये क्राइम हो चुका था। हाँ जी, वो अपने फॉरेंसिक्स अपने आप में वही चीज़ों से डील कर रहा है जो कि आफ्टर मैथ ऑफ द क्राइम है। हमें तो सिर्फ प्रूव करना है। सी थिंग इज, कभी पुलिस वालों को ना ऑलमोस्ट 70% केसेस में ये पता होता है कि ये क्राइम जो है इसने किया है या इसने नहीं किया है, बट पुलिस एविडेंस डायरेक्ट कोर्ट में नहीं ले जा सकती अनटिल अनलेस एक्सपर्ट की उस पर रिपोर्ट ना हो और हम नहीं बोल दें कि ये जो एविडेंस है ये था या नहीं था, तभी वो एक्सेप्टेबल है। पुलिस को अगर एक मर्डर वेपन मिला है ना तो वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं ले जा सकता कि चलो मुझे तो ये मिला, इवन दो तुम्हारे पास सारे सबूत हैं फिर भी पुलिस के पास इतना राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके कोर्ट में इवन पुलिस उस वेपन को अक्यूज्ड के हाथों में पकड़ ले तब भी कि ऑब्वियस है वो मार रहा है, वो सामने देख लिया, पर फिर भी फॉरेंसिक्स के थ्रू ही जाएगा, प्रूव करना पड़ेगा ना, और वो सिर्फ फॉरेंसिक्स लैब करेगा, वो एक्सपर्ट करेंगे लैब, क्योंकि हम ऑथराइज्ड होते हैं। करेक्ट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट की लैब्स हैं। जी जी जी, गवर्नमेंट एक्सपर्ट ही ऑथराइज्ड है एक ओपिनियन देने के लिए, एक किसी भी एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए लैब में। ओके, टेल मी वन थिंग, अगर कोई फोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और मैं आपको 3-4 सिनेरियोज देता हूँ, ये फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, सीसीटीवी फुटेज हो सकता है। अगर कोई फोन पानी में फेंक दे, कोई फोन के ऊपर पैर मार मार के उसको कंप्लीटली तोड़ दे, मतलब टुकड़ों में कर दे, कोई फोन जला दे, ये हो सकता है, फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, तब भी उसमें से रिकवर हो सकता है? क्या डिफिकल्ट होता है कि कुछ चीजें हैं जिससे रिकवर नहीं हो सकता? सी डिफिकल्ट तो हर सिनेरियो में डेटा निकालना है ही, क्योंकि हम किसी का भी फोन एक्सेस कर रहे हैं ना, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आप समझो किसी का भी आजकल जो फोन चल रहे हैं उसमें आपके खुद के भी फोन में ना अभी कम से कम फोटोज वीडियोस लैक्स में होंगे, ठीक है, और जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो लाइव प्लस डिलीटेड कर रहे हैं, तो वो डेटा अपने आप में ही 50 लाख 40 लाख ऐसे फोटोज रिकवर हो रही है, वीडियोस 20-20 10-10 लाख रिकवर हो रही हैं, इतना स्टोरेज, ठीक है। तो वो अपने आप में ही बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस है एनालिसिस, क्योंकि हम सिर्फ डेटा निकाल कर नहीं दे रहे हैं, हम उसकी एनालिसिस भी कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एनालिसिस करने पे। आप एक सोचो, आपने किसी एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ दी है और आपने मुझसे बोला है कि ये फोटोग्राफ ऑब्सीन इस फलानी लड़की की ढूंढ के दो, तो मुझे तो 10 लाख फोटोज या 20 लाख फोटोज देखनी पड़ रही ना सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़की की फोटो देखने के लिए। तो अब स्टार्टिंग से ही ये प्रोसेस जो है वो बहुत हेक्टिक है अपने आप में। तो अब फोन टूटा है या पानी में डला हुआ है, कुछ कुछ ना फोन के पार्ट्स होते हैं जिसमें कि अगर वो डिस्ट्रॉयड हो जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है डेटा निकालने में, बट कुछ भी करो डेटा तो हम निकाल लेते हैं। इवन इफ अगर आप
मुझे पूरा वाइप करके दे रहे हो ना फोन, तो मैं ये तक पता लगा लूंगी आपने किस टाइम पे वाइप किया है और कौन से ईयर, मतलब पूरा एग्जैक्ट वाइपिंग का आपका डेट ईयर सब कुछ निकल जाएगा। और इसके लिए भी सजा है कि आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हमें एविडेंस तो मिल ही रहा है, बाकी हमें ये भी पता चल रहा है कि आपने आपका फोन सीज होने से पहले या एफआईआर होने के बाद आपने फोन को फॉर्मेट करने की कोशिश की या वाइप करने की कोशिश और अगर फोन को आग में फेंक दिया हो? तब हमारे पास तो डेटा, हमारे पास फोन आना चाहिए, हम उसको खोल के हम उसके अंदर से डेटा निकाल लेंगे। पर अगर वो पूरा ही डिस्ट्रॉयड है? नहीं, ऐसा नहीं, वो आपको लग रहा है ना डिस्ट्रॉयड है। मेरी लैब ने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं जिसमें पूरा डिस्ट्रॉयड फोन, एक बार तो किसी ने मोड़ के उसको फ्लश आउट करने की कोशिश की, फिर भी डेटा निकला। तो आप जी। अगर जला हुआ फोन हो कुछ भी हो जी, तभी जी, उसमें जी। से कुछ भी ट्रेसेस मिल गए ना, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा भर भर के बल्क में ही आ रहा है डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, बट कुछ ना कुछ ट्रेसेस, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खुद से ही डेटा ऐसी नॉर्मल, और वो जो सॉफ्टवेयर वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब वो बहुत क्रोर्स और बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, जो कि बने ही इसलिए हैं कि वो टूटे फूटे या डैमेज्ड, फिजिकली डैमेज मोबाइल फोन से डेटा निकाल सके या डिजिटल मीडिया से निकाल सके। ये तो हमने सिर्फ मोबाइल फोन की बात की, आप हार्ड डिस्क लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पेन ड्राइव डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते, सब लॉग्स निकल जाते हैं। ओके, टेल मी नथिंग, जस्ट जैसे कि आप आज फोन खरीदते हैं, जैसे हम आईफोन्स खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो देयर इज 256 GB, 512 GB। अब क्या होता है ना, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा डेटा फुल हो रहा है, तो मैं इसको, जो पुरानी चीज़ें हैं जो मेरे पास अनयूज पड़ी हैं, जो सालों से मेरे को नहीं, तो उसका काम नहीं, तो मैं डिलीट करते जाता हूँ। तो मेरे लिए मेरे फ़ोन के अंदर तो स्टोरेज खुलता जा रहा है। समझो मेरे पास 50,000 फोटोज थी और मेरे को पता है कि नहीं यार ये 20,000 ही ठीक है, मैं 30,000 डिलीट कर दी क्योंकि बहुत पुराने हैं, कई फ़ोन से मैं ट्रांसफ़र करते जा रहा हूँ, उसको बहुत टाइम हो गया, या मैं उसको किसी और चीज़ में डंप करके अपना फ़ोन खाली कर देता हूँ। अब जब वो डिलीट हो गया है और मेरे पास अगर स्टोरेज स्पेस मेरे को विजुअली और दिख रहा है और मेरे को वो स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, तो अगर डिलीट हो गया तो उसमें से कैसे रिकवर हो सकता है? कैशे मेमोरी एक चीज होती है, अगर आपने वो डिलीट कर दिया है, दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दिया है, तो आपके कुछ कुछ थंबनेल्स पर्टिकुलर फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ्स के उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। हमें अगर किसी पर्टिकुलर मतलब अगर मैं इसकी फोटोग्राफ लूँ इस कप की, तो ये तो पूरे रेजोल्यूशन के साथ बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, बट जब मैं इसको डिलीट कर दूंगी ना, तो ये बहुत छोटी और धुंधली या इतनी क्लैरिटी के साथ वाली फोटो नहीं आएगी जो एक्चुअल थी। बट मुझे तो एविडेंस मिल गया ना कि ये कुछ तो सेम मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो है, सेम एग्जैक्ट रेजोल्यूशन के साथ नहीं मिला, बट मुझे वो पिक्चर मिल गई जो मुझे चाहिए थी, तो वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कैशे मेमोरी में से। हमें क्लियर पिक्चर नहीं तो हमें ये एविडेंस जरूर मिल जाता है कि हाँ ये चीज प्रेजेंट थी, और वो काफी होता है। फॉर इंस्टेंस एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया था किसी छोटी लड़की के साथ ऑब्सीन कंटेंट था वो, तो हमें वो वीडियोग्राफ क्वेरी थी कि वीडियो ढूंढ के दो, हमें वीडियो नहीं मिली क्योंकि ऑब्वियसली उसने डिलीट किया या जो भी फॉर ऑब्वियस रीजन, उस क्यों नहीं मिले वो बहुत एक लंबी स्टोरी है, बट हमें वो थंबनेल्स मिल गए, हमें रेफरेंस के लिए वो वीडियो आई थी। मतलब ऑब्वियसली सब पूछेंगे कि ये कैसे तुम्हें पता चला कि वही वीडियो थी, हमें पुलिस ने ही वो वीडियो जो है पेन ड्राइव में एज अ रेफरेंस डाल के भेजी थी कि आप बताइए कि ये वीडियो पर्टिकुलर प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने वीडियो गो थ्रू की, वीडियो हमें एग्जैक्ट नहीं मिली, बट हमें थंबनेल्स मिल गए सेम वीडियो के पिक्चर्स में, तो वो प्रूव हो गया कि ये इसी का पार्ट है। ओके जी, ओके, तो दैट मीन्स प्रेजेंट तो थी। ओके। मुझे एक केस स्टडी बताइए आपने जो सॉल्व किया हो रियल लाइफ, जहाँ पे एक इम्पॉसिबल चीज थी, जो जहाँ पे एविडेंसेस कुछ भी लीड नहीं कर रही थी, पर आपको ऐसा कुछ मिला हो जिससे वो सारी चीजें जो मिसिंग लिंक थी वो फुलफिल हो गई और वहां से केस आगे बढ़ा या सॉल्व हुआ। जी, एक केस था सीसीटीवी का, ये सीसीटीवी फुटेज का केस था। हाँ, आयोग की क्वेरी थी कि इस पर्टिकुलर डेट को इस टाइम पे दो फैमिलीज नेबर्स के बीच में हाथापाई हुई है और एक की डेथ हो गई है। ओ। हाँ जी, तो ऑन साइट ही डेथ हो गई है और उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। तो अब जो सीसीटीवी फुटेज ली आयोग के अकॉर्डिंग, तो उसमें पूरा डेटा होना चाहिए था, बट जब हमने उसको प्रोसेस करवाया लैब में लाके उस सीसीटीवी फुटेज को, हमें डिलीटेड, हमें वीडियो मिली ही नहीं, वीडियोस थी ही नहीं। तो अब क्या होता है, जब हमें वीडियोस नहीं मिलती हैं प्रॉपर, तो ना सीसीटीवी के केसेस में फ्रेम्स बनते हैं। फ्रेम्स एज इन
एक वीडियो अगर 1 मिनट की है ना, तो 1 मिनट के फ्रेम्स समझ लो 50,000 फ्रेम्स निकल गए 1 मिनट की वीडियो के। फ्रेम्स एज इन फोटोग्राफ्स। हाँ, जैसे नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग होती हाँ है। जी। हाँ, तो हमें वीडियोस नहीं मिली, हमें मिले उस केस में 15 लाख फ्रेम्स। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड, क्योंकि वो केस कोर्ट में लगे होते हैं, तो वो हमें जल्दी, कुछ कुछ केसेस जो कोर्ट में लगे होते हैं हमें वो जल्दी करके देने होते हैं प्रायोरिटी बेसिस। 15 लाख में से हमें 6 तारीख का कोई फ्रेम था, ऐसा निकाल के देना था। अब हम लगे हैं, 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं, ब्लैंक फ्रेम्स आ रहे हैं, या ब्लैंक भी नहीं आ रहे, तो हमें वो सिर्फ स्ट्रीट की फोटो दिख रही है, हमें लोग नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर कहीं। जब मतलब ऑलमोस्ट वीक निकल गया, तो हमें एक फ्रेम मिला जिसमें लोग तो दिखे। तो वहां से हमें ऐसा लगा कि कुछ तो है, कि भाई मिल सकता है, कि एक होप खो देता है बंदा, कि जब आप समझ रहे हो, एक होता है 10, 15, 20 या 1000 फोटोज, 4-5 लाख फोटोज तक ना खुद ही माइंड मेकअप हो जाता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, डेड केस है। बट क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो नहीं ऐसे होप्स खोते हैं, फिर वो चल रहे थे। अभी वो जो 7 से 10 लाख के बीच के फ्रेम्स है ना, उसमें निकले, उसमें लोग हाथापाई भी कर रहे हैं, उसमें लोगों ने बड़े बड़े एक्सेस वो ले रखे हैं मारने के लिए। नॉर्मल एक्स भी नहीं थी वो, लोहे के जो शार्प होते हैं, एक इमेजिन करो, एक वुड है लंबी सी, और उसके ऊपर फावड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, एक वैसे टाइप का, वो आपस में लड़ रहे हैं खूब। मतलब बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ वो निकल के आए, जिसमें कि फीमेल्स भी आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मार रही हैं एक दूसरे को, वो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। एक फ्रेम ऐसा जहां पर, जो कि ऑब्वियसली जिसको बोला गया कि ये मर गया लड़ाई में, पूरा क्लियर उसको मारा हुआ, मतलब दिख रहा है कि वो उसके सर पे मारा गया है, हिट किया गया है। वहां से वो केस जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि डेड केस है, वहां पर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वहां पे फ्रेम्स जहां तक हम, क्योंकि हफ्ते 10 दिन अगर कोई केस पे लगे हैं और हमें 0 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपने आप में ये ओपिनियन देना कि हाँ। फिर ना एनालिसिस में भी कैजुअल होने लगता है बंदा, तो इतने सर्च करने लगता है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बट जब ये चीजें फ्रेम्स में निकल के आई ना, तो वो जो हमें 15 लाख में से ऑलमोस्ट 25 फ्रेम्स मिले हैं, बस 25, जिसमें मार रहे हैं लोग, और साथ में वो जो मैन को हिट किया गया है जिसमें उसकी डेथ हो गई है, वो एज ए एविडेंस पेश किया गया, और उसमें कन्विक्शन हुआ कि हाँ मिला है कुछ तो। और इसमें सच में क्योंकि उनके फेस दिख रहे थे, रिवील हो गए थे, बट वो डिलीटेड फुटेज थी। डिलीटेड फुटेज में से, फ्रेम्स में से 15 लाख में से 25 फोटोज मिली है, जिसमें कि प्रूफ हुआ कि हाँ ये केसेस था। सो टेल मी वन थिंग, जब ऐसी कोई एविडेंसेस मिल जाती हैं या वीडियो मिल जाता है या कोई एक्चुअल विजुअल डिजिटल एविडेंस मिल जाता है, सो देन वो तो ओपन एंड शट केस नहीं हो जाता है कि हाँ ठीक है ये दिख रहा है, इसने इसको मारा, इसकी वजह से डेथ हुई, खत्म। ये तो हाँ जी, तो उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे जो ऐसे केसेस हैं जिनको एक्चुअली फास्ट ट्रैक होना चाहिए, वो फास्ट ट्रैक नहीं हो पाते हैं और सालों साल चलते रहते हैं और जस्टिस नहीं मिलता है। इतने सारे केसेस हैं जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है दिल्ली में, आरुषि हुआ, ये हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। सो इज इट बिकॉज ऑफ फोरेंसिक एविडेंस लैकिंग? See, there are multiple reasons for that. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज जो है किसी क्रिमिनल से फोन सीज हुआ और कल वो लैब में पहुंचा और एनालिसिस होके परसों मिल गई, ऐसा नहीं हो रहा। आप ये समझो कि फोरेंसिक्स आ कहाँ से रहा है। कुछ टाइम पहले तक, 2007-8 तक इंडिया में साइबर फोरेंसिक्स लैब एक्टिव भी नहीं थी। मतलब आप समझ रहे हो, फोन तो तब भी थे ना लोगों के पास, ऐसा तो नहीं। हाँ, हम एंड्रॉयड फोन की बात करें तो नहीं थे उस टाइम पे, बट नॉर्मल फोन तो थे जिनमें से डेटा निकल सकता था, बट लैब ही नहीं थी। बहुत लैब्स जो है वो 15 के बाद एक्टिव हुई है। मैं डिजिटल फोरेंसिक लैब्स की बात कर रही हूँ, जिसमें से ऐसे वाले एविडेंस आ रहे हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। ऐसा नहीं है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम पहले नहीं हो रहे थे, बट एडवांसमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। बात करें हम मैन पावर की, वो आज भी नहीं है, बहुत कम लैब्स जो हैं, स्टेट एफएसएल जो हैं, वो सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी जो हैं। कितने क्राइम्स पर डे, आपको पता, रेप ही कितने रेप के केसेस होते हैं मंथली। बट वो ऐसा नहीं है कि वो आज रजिस्टर हुए हैं और मैं उसको एक ही हफ्ते में करके दे रही हूँ। हाई प्रोफाइल केस है तो ऑब्वियसली ऊपर से प्रेशर आता है, तो वो 1-2 हफ्ते में करके देने होते हैं। बट यहाँ पे 1-2 केस या 10 केसेस की बात ही नहीं हो रही है ना, सालों से पेंडेंसी है, बहुत सालों से पेंडेंसी है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है,
अगर तुम 10 लोग एक्स्ट्रा रख भी रहे हो तो वो पुरानी पेंडेंसी भी तो निकाल ही रहे हैं ना। प्लस पहले जो था, हर केसेस में जरूरी नहीं है आईओ फोरेंसिक बुला ही रहा है टीम्स, तो एंड में जैसे हम आरुषि की बात करें, उसमें स्टार्टिंग में ही कितने जो एविडेंस है वो हिंडर हो गए। अब वो ये नहीं बोलेंगे कि पुलिस ने इंटेंशनली कर दिया, बट लैक ऑफ नॉलेज था उस टाइम पे कि पुलिस को एक्सेस जो है, पुलिस के बाद मीडिया भी वहां पे जा रहा है, नॉर्मल पड़ोसी भी क्राइम सीन पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर ही एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, सील ऑफ होना चाहिए वो एरिया, जी, कॉर्डन ऑफ जी, होना जी। चाहिए। बट वो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इतना जब हमें एविडेंस मिल जाता है तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है ना। एक सिंपल केस, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बताऊं कितने केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें पुलिस ही बोल देती है कि ये जो है इस फोन में ये एविडेंस है, आप हमें निकाल के दो। बट क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस नहीं है, हमें वो रेगुलर रूटीन में ही लेना पड़ेगा ना। मेरे लैब में अभी भी 2023, 20, 21 के केसेस भी अभी चल रहे हैं रेगुलर रूटीन में। दैट मीन्स मैन पावर की भी कमी थी पहले भी और अब भी है, जिससे कि पेंडेंसी शायद वो एक, जब तक पूरा रेगुलेटरी जो सिस्टम बना है हमारा फॉरेंसिक का, उसमें पेंडेंसी खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो नॉर्मल जगह पे आएंगी ही नहीं चीजें। पर मैन पावर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मल्टीपल रीजंस हैं मैन पावर का। अगर हम अभी करंट सिनेरियो में बात करें, पहले तो फॉरेंसिक्स के कॉलेज ही बहुत ही कम होते थे, बहुत कम है, रेयर कोई करवा रहा है। अब आप देखो हर दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बीट गवर्नमेंट, बच्चे हर साल हजारों में पास आउट हो रहे हैं, शायद टोटल अगर पूरा इंडिया मिलाया जाए तो लाखों में। फोरेंसिक्स में जी, मेरे ही खुद के यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, एक बैच में 100 बच्चे और 4 बैच अगर चल रहे हैं, सिर्फ एमएससी के बेसिस पे एडमिशन या जॉब नहीं मिल रही है। फॉर इंस्टेंस पहले क्या होता था इंडिया में कि बैचलर्स कोई कर लेता था तो बहुत एक ऐसा होता था कि भाई ग्रेजुएट है बंदा। अभी अगर कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी फॉरेंसिक्स में कर रहा है तो उसकी डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है फॉरेंसिक्स के वो बहुत पुराने हैं। पुरानों में क्या था कि जो पहले इतना फॉरेंसिक साइंस था नहीं, और अगर था भी तो उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए थी कि भाई अगर तुम डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाना है तो डिजिटल फॉरेंसिक की स्पेशलाइजेशन लेके आओ। कितनी यूनिवर्सिटीज डिग्री में लिखती नहीं है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स की स्पेशलाइजेशन डिग्री है ये। अब जब बच्चों ने फॉरेंसिक साइंस कर लिया, ये तो उनको बाद में पता चल रहा है कि हमारी तो डिग्री ही एलिजिबल नहीं है लैब्स में जाने के लिए। यू विल बी शॉक्ड टू नो, फॉरेंसिक लैब में आज से 2-3 साल के अभी भी इंडिया के कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में फॉरेंसिक वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक किया है वो एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए और इंटरव्यूज में बैठने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं है ऐसे देखिए उन्होंने। नहीं 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 नहीं, रिक्रूटमेंट रूल में या तो आपने बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज नॉर्मल जो होते हैं प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट होने चाहिए, फॉरेंसिक साइंस नहीं है, क्योंकि पहले थी नहीं ना, अब है, थी नहीं, अब काफी टाइम से है, बट उसको कोई चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए भर्तियां नहीं हो रही हैं लैब्स में। और अगर हो भी रही हैं, जो लोग बेचारे पुराने काफी टाइम से लगे हुए हैं या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है तो क्या करेगा इंसान, प्राइवेट में स्विच करेगा। गवर्नमेंट लैब्स प्राइवेट का एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं करते। तो अभी जो प्राइवेट लैब्स जो फॉरेंसिक्स का ये जो एनालिसिस करती हैं, जो गवर्नमेंट करती है, इज दैट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली जो एक्सपर्ट होते हैं वो जज और लॉयर्स खुद ही देखेंगे, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट लैब्स के बाद ना करोड़ों का बजट होता है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड प्लस एक्सपेंसिव। हर प्राइवेट एक्सपर्ट जो है वो ऑब्वियसली उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 करोड़ की बातें नहीं हो रही हैं, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है एक लैब सेटअप करने के लिए। तो प्राइवेट एक्सपर्ट ना अपने ही लिमिट, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि हर कोई डिजिटल फॉरेंसिक लैब खोल के नहीं बैठ सकता प्राइवेट एक्सपर्ट, हर कोई डीएनए एनालिसिस नहीं कर सकता है एक्सपर्ट। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? हाँ, मैं मान रही हूँ कि 45A जो हमारा सेक्शन है उसमें प्राइवेट एक्सपर्ट एलिजिबल हैं, बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मतलब आप समझो कि मैंने सिर्फ एमएससी फॉरेंसिक की है और मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोल रही हूँ, बट मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है अपने आप को एक्सपर्ट बोलने का। एटलीस्ट मेरे पास किसी गवर्नमेंट लैब का 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो, या मैंने इंटर्नशिप करी हो 1 साल का ड्यूरेशन में, कहीं से सीखा हो। मैं सिर्फ
एक MSc फोरेंसिक करके एज अ स्टूडेंट अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। एक्सपर्ट की डेफिनेशन ही ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक के बारे में, चाहे वो DNA हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो। अपने आप को एक्सपर्ट कहलाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब में एंट्री नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग जो पुराने, आप किसी भी एक्सपर्ट्स, मतलब आप FSL में किसी से बात करेंगे तो सीनियर लेवल पे, बहुत सीनियर लेवल पे वही लोग हैं जो आज से कम 30, 35, 40 साल पहले लगे होंगे। बहुत कम यूथ जो है वो इस टाइम पे लैब में लगा है परमानेंट पोस्ट। बट ये सारी चीजें चेंज क्यों नहीं हो रही हैं? आज जो इतना एडवांसमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। अग्री होनी चाहिए, बट जो सीनियर स्टाफ है वो शायद, आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट शायद करना नहीं चाहते हैं। बट द गवर्नमेंट कैन एटलीस्ट मेक द बट चेंजेस। उन तक पहुंचाएगा कौन? उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो चीजें चल रही है ना सारी। तो जब तक प्रॉब्लम उनको नहीं बताएंगे कि इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, कोई भी नॉर्मल जो भी लेमैन है या नॉर्मल जनता है, आप उठा के देखो, फोरेंसिक्स के बारे में मल्टीपल पोस्ट होती है लिंक्डइन पे कि आज रिक्रूटमेंट निकली है, उसमें फोरेंसिक वाले जो है एलिजिबल नहीं है। बहुत है ये तो, क्योंकि हम फील्ड में, हमें तो पता रहता है कि ये चीज़ें जो हैं नहीं हो पा रही हैं, या फोरेंसिक वाले बच्चों को, यू वॉन्ट बिलीव के इन फेयर वही नहीं, कंपटीशन ही नहीं हो रहा, बैठने ही नहीं दिया जाता। DU में स्टार्टिंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तो एलिजिबल है, बट 2015-16 में जिन बच्चों ने BSc फोरेंसिक साइंस की थी वो MSc फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। क्यों? रिक्रूटमेंट रूल्स ऐसे, या एडमिशन के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें BSc फोरेंसिक लोगों ने एलिजिबल किया ही नहीं था। बट क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन्स करवाते हैं बैचलर्स में, तो बहुत बच्चे हैं जो कि जिन्होंने BSc किया हुआ है, और BSc फोरेंसिक किसी भी RR में इंक्लूड ही नहीं था। अभी 3-4 स्टेट्स ने अगर उनको एलिजिबल किया भी है तो वो उसमें भी बहुत क्लोज है। डू यू थिंक जो AI का एडवेंट हो रहा है, ये अभी मेरे को सवाल आया था, जी। AI का एडवेंट हो रहा है, जैसे जैसे AI बढ़ता जाएगा, एंड लाइक यू सेइंग द लैब्स जो फोरेंसिक्स की होती हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। दैट मीन्स इन चीज़ों में फंडिंग को लेकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो AI भी अगर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड कोई AI ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा तो आई एम वेरी श्योर वो अडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी होगी। डू यू थिंक दैट विल मेक इट ईजियर कि आपको पता है कि जो आपको 40 लाख फ्रेम्स देखने हैं या आपको वो देखना है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरी फ्रेम आप वो प्रॉम्प्ट्स देंगी, तो दिस विल हेल्प कि ओके नैरो डाउन टू दीज 25,000, देन आई हैव टू जस्ट लुक एट दीज 25,000। ओके, नाइस क्वेश्चन। थिंक मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपने जैसे बोला कि AI अगर हमने लगा दिया तो ये चीज़ें नैरो डाउन हो सकती है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। जो मैन पावर की कमी है उसको काइंड ऑफ हेल्प करेगा। AI कभी भी ना, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट इन फोरेंसिक्स, मुझे दूसरे डोमेन्स का नहीं पता, ह्यूमन जो ह्यूमन एक एनालिसिस कर सकता है ना, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हमारे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें ऑलरेडी AI है, इसमें OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कि मैंने एक कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है और उसमें मुझे सर्च करना है पॉर्न, मतलब ये वर्ड मैंने सर्च किया, वो हर डॉक्यूमेंट को सर्च नहीं कर पा रहा है, मुझे मैन्युअली फिर भी चेक करना ही पड़ रहा है। मेरे जो सॉफ्टवेयर हैं, और वो एडवांस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और ये जो मैं फ्रेम्स की बात बता रही थी अभी, जो मेरा केस था, उस सॉफ्टवेयर में भी मैं डेट का फिल्टर लगा सकती हूँ, बट फिर भी वो नहीं बता पा रहा था, बीच में वो स्किप कर रहा था। मतलब हर डेट को वो नहीं बता पा रहा था कि ये वाला फिल्टर जो है वो इस डेट का है पर्टिकुलर। तो मैं ये नहीं कह रही AI कंप्लीटली अनरिलायबल है, बट उस पर कंप्लीटली रिलाय भी नहीं किया जा सकता। वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ कि कौन अच्छी एनालिसिस करके दे सकता है। आफ्टर ऑल वो एक कंप्यूटर है, वो कुछ ना कुछ बीच में स्किप कर ही देगा। इंटरेस्टिंग। एंड ओके, मूविंग ऑन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कितना है आपका? हमारा जो बेसिक काम रहता है वो लैब्स का ही रहता है, बट क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि IOs को क्राइम सीन से ज़्यादा पर्टिकुलर, जैसे कि फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्राइम सीन एक्सपर्ट की नहीं, फील्ड के। तो
कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि कॉल सेंटर पे रेड है, तो वहां पर हमारे पास कोई मर्डर का सीन नहीं है, तो सबको पता है कि यहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होगा। वैसे ही हमें कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमें वहां जाना होता है। काफी बार जाना होता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा न्यूज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा उन लोगों पे जो लोग जॉब्स का झांसा देकर हमारे पूरे इंडिया से लोगों को बाहर भेज रहे थे। नॉर्मली यूथ को, जो 18 से 25 या 30 के बीच के जो लोग हैं, उनको जॉब्स का बोला गया कि आप हमें ऐसा करो, हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, 5 लाख रुपए पे करो और हम बाहर फॉरेन कंट्री में आपको नौकरी दिलवाएंगे अच्छी, ठीक है। इन लोगों ने 5 लाख रुपए भी दिए और ये बाहर जैसे ही बाहर गए हैं उनसे डिजिटल फ्रॉड करवाया जाता था। ओके, टेल मी अबाउट दिस केस मोर डिटेल में, बिकॉज ऐसा ही ये पूरा दिल्ली क्राइम्स जो ये सीजन आया था, इट वाज बेस्ड ऑन दिस कि जॉब का प्रॉमिस करके लेके गया, बट ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूजुअली लोग समझते हैं कि सेक्स ट्रेड के बारे में होता है। was it for sex trade or was it for something else? Because दिल्ली क्राइम्स में पूरा सेक्स ट्रेड के ऊपर ही था, जो एंड फीमेल्स है, यहाँ पे मेल्स भी इन्वॉल्व थे। जी, यहाँ पर फीमेल्स भी थी बट कंपैरेटिवली मेल्स ज्यादा थे। ओके, टेल मी अबाउट दिस होल केस जो आपने ये आपने आपके अंडर ही है। जी और आप इसके लिए आप ऑन फील्ड गई थी? हाँ जी। टेल मी अबाउट इट, टेल मी एवरीथिंग। हाँ जी, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं लैब के, वो वहां पर जाते हैं जहां पर इन लोगों को इकट्ठा या वापस लेके आया जाता था। सी थिंग इज मैं स्टार्टिंग से बताती थी, ये लोगों को बाहर भेजा गया, ये लोगों ने जो भी एजेंट के थ्रू गए होंगे जॉब्स के लिए गए थे, बट ये जब वहां पहुंचे तो इनको ये पता चला कि यहाँ पर तो हमें एक्चुअल जॉब, एक होता ना कि एक लीगल काम होता है, एक जो नॉर्मल के हम जा रहे हैं, या एक टेक्निकल कोई भी काम होता है डेटा एंट्री का, वैसा इनसे काम करवाया ही नहीं जा रहा था। इनसे डेटिंग साइट्स पे से या मैट्रिमोनियल साइट पे से या कोई भी, जैसे कि जहां पर भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डल सकती है, लिंक्डइन। हाँ जी, वहां लिंक्डइन तो नहीं बट एक आप इमेजिन ऐसे करो कि आपको कोई भी सर्विस अवेल करनी है, ठीक है, और आपने वहां पे अपनी ईमेल आईडी, नंबर और नाम डाल दिया कि टेल मी मोर अबाउट दिस थिंग, वहां से आपका डेटा उठा लिया। तो वो कुछ भी हो सकता है, डेटिंग ऐप हो गई या कोई भी नॉर्मल एप्स जो कि आपके फोन में होनी चाहिए। लोग गैम्बलिंग वगैरह भी तो करते हैं ना, तो उसकी भी एप्स होती हैं, वहां पर भी डेटा जाएगा आपका, वहां से डेटा उठाया जाता है। इन लोगों को लिस्ट दी जाती है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या कैसे भी इनको कांटेक्ट करो और इनसे पैसे निकलवाओ, ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड करते थे, जैसे कि लोगों को ओटीपी भेज दिया कि आपके पास, ये जो लोग जा चुके हैं जी अब्रॉड, उनसे उसी कंट्री में या दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ फ्रॉड करवाते थे कि व्हाट्सएप कॉल करो और पॉर्न चला देना, उस स्क्रीन पे पॉर्न वीडियो प्ले कर देना, और इनसे फिर क्योंकि कोई भी एकदम से फोन उठाएगा उसका फेस तो कैप्चर हो ही गया ना, फिर उनको टॉर्चर करना, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट करवाना, जो कि आपने देखा होगा कि, और ऐसा नहीं है डिजिटल अरेस्ट में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या जो लोग एजुकेटेड नहीं है वही फंस रहे हैं। मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या वो भी एक कितनी ऐसी पोस्ट है जहां पर आप हमसे ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा वो लोग नॉलेजेबल होते हैं इन सब चीजों से रिगार्डिंग। अगर ऐसे लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कन्विंसिंग होगा ना। एक आर्मी पर्सनल जो कि बहुत हायर ऑफिशियल रैंक के ऑफिशियल थे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए ले लिए वो। और इसमें फोरेंसिक का रोल तो बहुत बाद में आएगा कि हमें बताना होगा कि भाई इन्होंने, अच्छा ठीक है, इस नंबर पे ट्रांसफर किए हैं, ये डेटा था, बहुत बाद का रोल है। बट जो वो 15 दिन तक या 10 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनको बताया कि आपका जो ये अकाउंट है कहीं ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पर बहुत गलत काम हो रहे हैं या ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है, किसी भी तरीके की हो सकती है वो। तो आप ये सोचो ना कि ये लोग माइंड वॉश करवा रहे हैं, मतलब एक विक्टिम जो कि वहां जाके खुद ही विक्टिम बन गया है, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि क्राइम करो। ये कौन से कंट्रीज में भेजा जा रहा है इनको? मेनली म्यांमार में भेज रहे हैं, इट्स ऑल ओवर द न्यूज, वो दिख जाएगा कि हर स्टेट से कुछ कुछ कुछ। तो इसमें फॉरेंसिक्स कैसे हेल्प करता है? अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि आईओ को पता है कि कौन क्रिमिनल है,
आई वाज योर इन्वेस्टिगेशन हाँ जी, ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता है कि कौन क्राइम कर रहा है या किसने किया, किसका इन्वॉल्वमेंट है, बट वो खुद से जाकर नहीं बता सकता ना कि ये क्रिमिनल है। हमारा तो सपोर्ट लगेगा ही, हम जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे। इस फोन में जो है पोटेंशियल एविडेंस है कि ये इस तारीख को बाहर भेजा गया था, या इस पर्टिकुलर एजेंट से इसने बात की है अपनी जॉब की। ये सारा डेटा हमको इनको बताना होता है, आईओएस को अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि ये हमें फोन से मिला। तो आपको वो फोन कैसे मिलता है? पुलिस ने सी ये लोग, हमारा क्या काम होता है ऑन साइट जाकर, अगर हम जा रहे हैं तो फोन अभी कस्टडी में नहीं लिया गया हमारी, मतलब हमारे पास लैब में नहीं आया, हमें ऑन साइट परफॉर्म करनी है एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस। फ्रॉम द ओके, लेट मी अंडरस्टैंड दिस, फ्रॉम द पर्सन जिन्होंने इनको विक्टिम बनाया, उनके फोन से, कि जो लोग वहां से रिटर्न आए हैं वो। हाँ, डिपोर्टीज अभी वहां से जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, कुछ लोग कन्विंस हो गए कि ठीक है, अगर हमें क्रिमिनल की तरह रहना पड़ रहा है, क्राइम करना पड़ रहा है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। मतलब जो यहाँ से गए हैं जॉब्स के लिए, वो ऐसे ही नहीं कि भाई मास्टर्स डिग्री कर रखी हो किसी ने या बहुत हाईली एजुकेटेड हो, 12th पास, हार्डली 12th पास। अब उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, बट हर कोई वो काम नहीं करना चाह रहा है, किसी के साथ फ्रॉड करना। तो यहाँ से जो एजेंट जा रहे हैं, यहाँ वहां भी एजेंट्स हैं, यहाँ भी इंडिया से भी एजेंट्स, इंडिया में भी प्रेजेंट है। एजेंट से हमें नहीं पता एजेंट कौन है, हम तो वो लोग जो वहां से डिपोर्टीज आए हैं, जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमें भी नहीं पता था कि वहां जाकर किस तरीके की जॉब करने को मिलेगी। उनका फोन का डेटा कि ये लोग सच भी बोल रहे हैं या नहीं, क्या पता। लोग एक्चुअली 2-4 लोग उनमें ऐसे भी थे जो कि खुद विलिंगली गए थे, उनको पता था क्या काम हो रहा है वहां पर, बट प्रूव कैसे होगा डेटा से? और वहां जाकर भी कुछ लोग यहाँ के लोगों को बोलते थे कि यहाँ ज्वाइन करो, सब अच्छा है, आ जाओ, बहुत पैसा है। ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास डिग्रीज नहीं थी इतनी, तो शॉर्टकट तो हर कोई ढूंढता। फिर क्या हुआ इस केस में? अभी तो ये ऑनगोइंग है और आ रहे हैं और पकड़े जाएंगे, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा ये सिनेरियो। मतलब ये देखना पड़ेगा यूथ को भी चंद पैसों के लिए, क्योंकि पूरी लाइफ खराब हो रही है ना इस वजह से कि वहां से लेके आ रहे हैं उनके। अब अगर वापस भी ले आए तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ यहाँ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इंटरोगेशन होगा कि आप सच में विक्टिम हो नहीं हो, लाइफ टाइम। तो ये और सर्विलेंस पे आप पे तो लाइफ टाइम ही चलता होगा। बिल्कुल। अगर आप विक्टिम भी हो तो जब तक प्रूफ हो कि आपको एक्चुअली नहीं पता था और आपको नहीं करना था और जी, भाग जी। के वापस आ गए कैसे ना कैसे करके। इंटरेस्टिंग। साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स में क्या फर्क होता है? ओके, साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो थ्रेड्स बताता है कि आपके सिस्टम कितना वल्नरेबल है, कि कितने चांसेस हैं इसके अंदर कोई वायरस आने के। साइबर फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर मैथ ऑफ द क्राइम। क्राइम हो गया, अब कैसे डील करना है एविडेंस के साथ, वो है साइबर सिक्योरिटी। पहले क्राइम से, क्राइम होने वाला है या सिस्टम इतना वल्नरेबल है, इसको कैसे बचाया जाए, साइबर सिक्योरिटी वो है। तो एफएसएल्स लाइव फोरेंसिक्स पे काम नहीं कर रही है। इंडिया में जितनी एफएसएल्स हैं, आफ्टर मैथ ऑफ द क्राइम पे ही काम चल रहा है कि क्राइम हो चुका है, अब एविडेंस आए हैं, इससे डेटा निकाल के दो या इसके ऊपर अपना ओपिनियन दो। ओके। जैसे कि किसी के साथ में फ्रॉड हो गया, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट हुआ, बहुत सारे पैसे चले गए, तो डज दैट कम अंडर साइबर फोरेंसिक्स और डज दैट गो टू द साइबर सेल ऑफ द पुलिस? साइबर सेल। सो फोरेंसिक्स इज ओनली फॉर व्हाट देन? सी, जब फ्रॉड हुआ तो अभी वो बिल्कुल फ्रेश है। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो ऑब्वियसली साइबर सेल को ही जाएगा, क्योंकि इतने में किसी के पैसे अगर गए हैं, कोई विक्टिम है उसके पैसे गए हैं, तो वो साइबर सेल ही रिकवर करके देगा, क्योंकि वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चलेगी, पुलिस ट्रैक करेगी, क्योंकि वो पुलिस के पास ही वो सिस्टम है। हम तो लैब में बैठ के फोन का डेटा, लैपटॉप का डेटा निकाल रहे हैं डिलीटेड, समझ रहे हो आप? ये हमारा सिस्टम ही यही है कि प्रेजेंट भी हो तब भी वो हमारे थ्रू ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डिलीटेड है इसीलिए हम निकाल के दे रहे हैं। कोई भी एविडेंस
एक्सेप्टेबल ही हमारी रिपोर्ट की वजह से है। लैब से जो रिपोर्ट जा रही है वो कोर्ट में तभी एडमिसिबल होगी जब हमारी तरफ से रिपोर्ट जाएगी। तो साइबर सेल से भी जो भी एविडेंस मिलता है या जो भी प्रोसीजर्स खत्म होती हैं उनकी, इट गोज टू साइबर फोरेंसिक्स और फिर फोन हमारे पास आएगा। उन्होंने अगर जस्ट इन केस पैसा रिकवर करवा दिया ठीक है, अगर नहीं करवाया तब भी वो फोन विक्टिम का हमारे पास आएगा कि आप हमें बताइए कि इस डेट को ट्रांजैक्शंस हुई थी या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा है तो हम हेल्प कर सके। ये डेटा की बात करें तो आज आपके पास इतनी एक्सेस है डेटा को लेकर, हमारा जो आम जनता उनकी डेटा कितनी सेफ है? बिकॉज एवरीथिंग इज देन इट्स अ ऑनेस्ट क्वेश्चन। जी जी जी। आज जो हम प्रिवेसी की बात करते हैं वो प्रिवेसी एक्चुअली है कितनी फिर? देयर इज अ सेइंग कि प्राइवेसी इज अ मिथ, एक्चुअली वो ऐसा ही। तो ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और ये सब, इज इट रियल? सी ये जो जैसे कुछ कुछ एप्स हैं, बट अगर वो फोन मेरे पास एक बार आ गया ठीक है, आपने देखा होगा कि लोगों के फोन ही हैक हो रहे हैं, तो जब मेरे पास फोन का ही एक्सेस आ गया तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या करेगा? तब Correct. तो वो फेल हो गया ना। वो नहीं, बट आप जैसे एज अ फॉरेंसिक्स या कोई साइबर सेल हो या कोई भी हो, अगर आपके पास फोन नहीं है बट आपको कुछ मैसेजेस देखने हैं या वो सब नहीं हो पाया, हमारा रोल नहीं है वो उस चीज का। वो हो भी नहीं सकता बिकॉज वो एंड टू एंड है जब तक आपके पास एक्सेस नहीं मिले। एक्सेस नहीं है जी। कि जब तक मेरा फोन मेरे पास है वो प्राइवेट है, सेफ है। यू कैन से ऑफलाइन हैक हो गया है आपका हैक हो phone गया तो दूसरी बात है। जी। सिम क्लोनिंग के बारे में भी सुना होगा, लोग सिम भी क्लोन कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। हिमांशु जी, बहुत मजा आया एंड आई थिंक इट वाज अ एब्सोल्यूट प्लेजर and very informative, very educational conversation we've had. So thank you very very much. Thank you. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इंफॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।